नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष कला पंचम सत्र रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, जिन्हें हम जेनेरिक के नाम से जाने जाते हैं, इसकी इकाई नंबर 1 जो है, इकाई नंबर 1 का नाम है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा सैद्धांतिक विवेचन। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय काव्यधारा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं। यहाँ इकाई नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। यहाँ राष्ट्र शब्द यहाँ देश या राज्य के रूप में लिया गया है। यहाँ राष्ट्र शब्द जो है राज्य के रूप में, देश के रूप में लिया गया है। हिंदी साहित्य जिन दिनों छायावाद दौर से गुजर रहा था, उन्हीं दिनों छायावादी काव्यधारा में समांतर उतनी ही शक्तिशाली और काव्यधारा भी प्रवाहमान थी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघर्ष को स्पष्ट और उग्र स्वर में व्यक्त किया है। छायावाद में राष्ट्रीयता के स्वर प्रतीकात्मक रूप में तथा शक्ति और जागरण गीतों के रूप में मिलता है। इसके बजाय माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने वीर व्रती शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, माधुरी वंशी रणभेरी का डंका हो अब, नव तरनाई पर किसको क्या शंका हो अब। बालकृष्ण शर्मा नवीन इसकी एक कविता है, इसमें कहते हैं कि एक और कायरता कापे, गता गुणिति विलगति हो जाए, आंधे मोड़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के रूप में पूरा वीर रचित ही लिखा है। आओ रानी याद करेंगे कृतज्ञ भारतवासी, तेरा ये बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। किंतु छायावाद की सीमाएं जो हैं, रेखा इस धारा में की सीमा में रेखा नहीं है। अपने पूर्ववर्तित मैथिलीशरण गुप्त परवर्ती दौर में भी रामधारी सिंह दिनकर के साथ अपना स्वर प्रखर बनाए हुए रखा है। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के समस्त कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम व स्वतंत्रता के उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी की हेमंत गिरणी, माता युगाचरण, समर्पण आदि की काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय भाव छाया से अवगत हुआ जा सकता है। सन 1921 में कर्मवीर के सफल संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी को जब देशद्रोह के आरोप में जेल हुई, तब कानपुर से निकलने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप और महात्मा गांधी के यंग इंडिया ने इसका कड़ा विरोध किया है। वे कहते हैं, माखनलाल, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा इस कविता की चिरंजीवी पंक्तियां उस भारतीय आत्मा की पहचान कराती है,
जिन्होंने स्वतंत्रता के दुर्गम पथ में यातनाओं से कभी हार नहीं मानी है। आगे भी कहते हैं, जो कष्टों से घबराऊं तो मुझमें कायर के भेद कहाँ, बदले में रक्त बाहूं तो मुझमें डर में भेद कहाँ। इस तरह ये राष्ट्रीय कवि कहते हैं। और आगे इनकी जो कविता है, इस कविता के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय काव्यधारा की अगली कड़ी के रूप में बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है का नाम आता है, जिन्होंने सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें 10 बार जेल जाना पड़ा। उन दिनों जेल ही कवियों का घर हुआ करता था। नवीन जी कहते हैं कि हम क्रांति काल के प्राणी, बदा नहीं भूख भोग, घर उजाड़ कर जेल बसाने कहा हमको है रोग। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, कुवासी, उर्मिला आदि। यह अपनी प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम की जाने पर प्राण अर्पण, आत्मसंघर्ष तथा प्रलयंकर कविता संग्रह में क्रांति गीतों की ओजस्विता एवं प्रखरता दिखाई देती है। यह बनी हथकड़ियां राखी साखी है संसार, यहाँ कई बहनों के भैया बैठे हैं मनमार। राष्ट्रीय काव्यधारा को विकसित करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा और मुकुल की राखी, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताओं में तीखे भावों की पूर्ण भावना मुखरित हुई है। जालियनवाला बाग में बसंत कविता में इस नृश्य हत्याकांड पर कवयित्री के कारण कौंद्र से उसकी मुख वेदना मूर्तिमान हो उठी है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। दिनकर ने होंकार, रेणुका, विपय गाथा, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि कवि में साम्राज्यवादी सभ्यता, ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी प्रखर ध्वन्यात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए क्रांति के स्वरों का वहां आह्वान किया गया है। उठो उठो कुरीतियों के राह तुम रोक दो, बढ़ो बढ़ो आग में गुलामियों के झोंक दो। सोनहलाल द्विवेदी की भैरवी राणा प्रताप के प्रति आजादी के फूलों पर जय जय, तैयार रहो, विलव गीत कविताएं, युग की पुकार, युगांधरा काव्य संग्रह में स्वतंत्रता के आह्वान तथा राष्ट्रीयता के स्वर फूट पड़े हैं। उन सब के तल में प्रेम का अविरल का स्रोत बहता कवि वंदनी मां को नहीं भूल सका है। कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक हाहाकार सहोगे। उठो राष्ट्र के अभिमानी, सावधान मेरे सेनानी। इस तरह यहाँ कवि के राष्ट्रीय मतलब इस यूनिट नंबर 1 का भाग हम लोगों ने देखा। उसका ही एक उपभाग है कि राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषता है। इसमें राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषताओं के अंतर्गत कि भारतीय वाङ्मय राष्ट्र शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होते आ रहा है। यजुर्वेद में राष्ट्र में देही और अथर्ववेद के तत्वा राष्ट्र में राष्ट्र शब्द
समाज के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मानव की सहज सामुदायिक भावना के समूहों को जन्म दिया है, जो कालांतर में राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्र एक समुच्चय है और राष्ट्रीयता एक विशिष्ट भावना है। जिस जन समुदाय में एकता की सहज लहर हो उसे राष्ट्र कहते हैं। आर्यों की भूमि आर्यावर्त में एक बाह्य एकता के ही नहीं, वैचारिक एकता के भी प्रमाण मिलते हैं। आर्यों की परस्पर सहयोग तथा संस्कारित सहानुभूति की भावना राष्ट्रीय चेतना का प्रतिफल है। साहित्य का मनुष्य से शाश्वत संबंध है। साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना राष्ट्रीय चेतना का एक अंग है। आधुनिक युग में भारत माता की कल्पना अथर्ववेद से सूक्त कराकर कार की देन है। वह स्वयं को धरती पुत्र मानता हुआ कहता है, माता भूमि पुत्रो यो पृथ्वियो। अथर्ववेदों के पृथ्वी सूक्त का प्रत्यय मंत्र राष्ट्र का पाठ पढ़ाता है। वेदों में राष्ट्रीयता की भावना मातृभूमि का स्तवन और महापुरुषों देवतों के कीर्तिगान के द्वारा प्रकट होती है। उपनिषद काल के क्रांतिकारी अमर संदेशों को भुलाया नहीं जा सकता है। यथा उत्थानित जागृत प्रत्यय वरानीभूत उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर राष्ट्र प्रेम के तत्वों को भली भांति जानो। भारतीय मनुष्यों का चिंतन सूक्ष्म विचार उदात्त थे। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम मंत्र से अंतरराष्ट्रीयता का सूत्रपात किया है। विश्व बंधुता की भावना से भारी कार्य जाति विचारों में महान थी। साथ ही शौर्य पराक्रम और तेज से समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रखने की क्षमता वह रखती थी। समाज का राष्ट्र से सीधा संबंध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों का विकृत परंपराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। कभी मोह निद्रा में डूबे राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है। किंतु हिंदी साहित्य के उद्भव काल में केंद्रीय सत्ता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दी हैं। राष्ट्र छोटे छोटे राज्यों की सीमाओं में बांध कर रह गया है। राष्ट्र का यह संकुचित स्वरूप देश के दुर्भाग्य निशा की संध्या बेला थी। इस युग के संपूर्ण काव्य में राष्ट्रीय भावना के स्वस्थ स्वरूप का नितांत अभाव है। आक्रांतों के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था। किंतु भक्त कवियों के अंतःकरण में बहती राष्ट्रीय चेतना धारा ने सुप्त निराशित समाज को नई दिशा दी हुई है। महात्मा कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना का उच्च आदर्श प्रस्तुत राष्ट्रीय गरिमा में नव जीवन का संचार किया। राम और रहीम को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कबीर अपने युग के महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रभक्त तुलसी ने राम के समन्वयवादी, लोकरक्षक और लोकरंजक स्वरूप को स्थापित कर सांस्कृतिक एकता को शक्ति प्रदान की। सूर ने कर्मयोगी कृष्ण की विविध लीलाओं के माध्यम से
आध्यात्मिक चेतना का संचार किया और समाज को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया हुआ है। यहाँ आगे कहा जा सकता है कि रीतिकाल के कवियों की चमत्कारिक वृत्तियों के कारण काव्य की आत्मलुप्तता हो गई, किंतु भूषण के राष्ट्रवादी स्वरों ने लोक चेतना को झकझोर दिया। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी लेखनी से भारत दुर्दशा का चित्र खींचकर समाज को जागृति प्रदान की। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थूल अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, किंतु छायावादी कवियों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को नकारा नहीं जा सकता। उसका राष्ट्र प्रेम भावात्मक में व्यापक था। उन्हें स्वतंत्र भावना को विशिष्ट कौशल्य द्वारा व्यंजित किया गया है। भारत का पतन मानवीय मूल्यों का ह्रास का परिणाम था। गुप्त जी ने अपने काव्य द्वारा मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। उनकी भारत भारती ने राष्ट्रीयता की सुप्त भावना में लहरें उठा दी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी और सोहनलाल द्विवेदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जन जागरण तथा अभियान गीतों से राष्ट्र की आत्मा को नई चेतना प्रदान की हुई है। दिनकर की वैचारिक भावभूमि मानवतावादी है, तथापि समसामयिक परिस्थितियों ने उठे विक्षोभ ने उन्हें राष्ट्रीयतावादी कवि के रूप में स्थापित कर दिया। दिनकर के काव्य ने भारतीय जनमानस को नवीन चेतना से सरोवर कर दिया। राष्ट्रीय कविता का स्वरूप राष्ट्र के रूप पर ही आधारित होता है। राष्ट्रीय काव्य में समग्र राष्ट्र की चेतना स्फुटित होती है। प्रत्येक भाषा के आधुनिक काव्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश होता है। राष्ट्रीय भावना राष्ट्र की प्रगति का मंत्र है, संपूर्ण मानवता की प्रगति का स्वरूप है। राष्ट्रीय भावना की सृजनात्मक पक्ष मानवतावादी है, जनगण के मंगल का स्रोत है। किसी भी राष्ट्र रूपी वृक्ष की छाया में अनेक पंथ, धर्म और भाषाएं पल्लवित और पुष्पित हो सकते हैं। एक राष्ट्र में अनेक धर्म हो सकते हैं, भाषा और बोलियां अनेक हो सकती हैं, किंतु मूल भावना और सांस्कृतिक विरासत एक ही होगी। राष्ट्रीय भावना से भरे होने का यह अर्थ कदापि नहीं कि हम दूसरे राष्ट्र के समाज को हीन दृष्टि से देखें या दुर्भावना रखें। किसी भी राष्ट्र के समाज के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां उनकी जीवन शैली का निर्माण करती हैं। बलात् अपनी सभ्यता संस्कृति थोपना, हिंसा और अहिंसा वृत्ति कभी मानव का कल्याण नहीं कर सकती। भारतीय राष्ट्रीयता कोरी राजनीति कभी नहीं रही। उसने अध्यात्म, दर्शन, साहित्य के माध्यम से भी अपना नव जागरण अभियान चलाया है। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में जो विष बेले बोई थी, वह आज भी पनप कर लहरा रही है। स्वतंत्रता के इतने लंबे अंतराल में भी हम उन बेलों को समूल नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमने अपना बहुमूल्य समय राष्ट्रीय चिंतन के बजाय राजनीतिक चिंतन में बिताया और राष्ट्र चेतना को अंधेरे में घेरकर व्यक्तिगत हित साधना को सर्वोपरि समझा है। स्वाधीनता तो मिली, किंतु राष्ट्रीय चेतना सो गई। स्वाधीनता आकाश से नहीं उतरी, वरना राष्ट्रीय चेतना से सराबोर शहीदों की शहादत का यह परिणाम है।
आज जब भारतीय वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देने का समर्थन है, हमारे सामर्थ्य ने अनेक आयाम विकसित हो रहे हैं और अनेक व्यक्तिगत हित साधना को सर्वोपरि समझा। स्वाधीनता तो मिली, किंतु राष्ट्रीय स्वाधीनता, राष्ट्रीय चेतना से सरोवर शहीदों की शहादत का परिणाम है। आज जब भारतीय वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देने के समर्थन है, हमारे सामर्थ्य के अनेकों आयाम विकसित हो रहे हैं। सांसदों की कोई कमी नहीं है। भारत भूमि के स्वर्ग उतार सकता है, किंतु राजनीति के कुशल दिग्भ्रांत पहरे राष्ट्र की जनता को वर्ग धर्मों में बांटकर क्षेत्रवाद के धुंधल फैला रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि लोक चेतना में नया संचार हो। प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक अस्मिता की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आत्म समीक्षा करे। आज राष्ट्र बाह्य और आंतरिक शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंसकर अपना संगठित रूप जो है खोने लगा है। विघटनकारी तत्व अपना सिर उठा रहे हैं। सांप्रदायिकता, ये जो है सांप्रदायिकता का विषय प्रभाव राष्ट्रीय शिरों में बहती जीवन धारा को विषाक्त कर रहा है। ऐसी विनाशक और विस्फोटक स्थिति में देश को दिशा देना साहित्य का गुरुतत्व और दायित्व है। राष्ट्रीय काव्यधारा ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसमें राष्ट्र जन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाने का सामर्थ्य निहित होता है। यहाँ वस्तुतः राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाला काव्यजन मानस को आंदोलित कर नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का साहस भरता है। उन मूल्यों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है जिनमें हिंस घृणा को नकार कर एक उन्मुक्त वातावरण उत्पन्न किया जा सके और जिसमें सभी धर्म निश्चित होकर सांस ले सके। यदि प्रत्येक राष्ट्रधर्मी काव्य अपने समाज के अंदर व्यापक उदात्त भाव और रचनात्मक संस्कार उत्पन्न कर सके तो निश्चय ही ऐसा काव्य मानव के कल्याण के लिए होगा। अर्थात राष्ट्रीय काव्य मूलतः मानवतावादी काव्य ही है। यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले तासिका को मिलते हैं।